तो आज हम लोग मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को देखेंगे। तो इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब किसी भी समय अचानक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाए तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि एज एग्जाम्पल एक टोकरी सामान खरीदने में 150 रुपया लग रहा था, लेकिन अचानक कोई कारण से वही सामान खरीदने में हमको 200 रुपया लग रहा है। जो काम 150 में बनता था अब वो 200 में बन रहा। तो इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं एकदम साधारण भाषा में। तो मुद्रास्फीति क्या होता है? महंगाई। मुद्रास्फीति को आप महंगाई शब्द से कंपेयर कर सकते हैं कि महंगाई एक आर्थिक स्थिति है जिसमें समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई कहते हैं। महंगाई में क्या होता है? चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो अर्थव्यवस्था में जो सामान्य कीमत स्तर है उसमें लगातार समय के आधार पर जो बढ़ोतरी होती है उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। ये एकदम अर्थव्यवस्था वाला भाषा में हो गया। अब अगर इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मान के चलिए मुद्रास्फीति यानी महंगाई कि एक साल पहले जो सामान 100 रुपए में 10 किलो चावल मिलता था और अब क्या हुआ कि 100 रुपए में 8 किलो चावल मिल रहा है। मतलब कि जो काम 100 रुपए में बनता था अब 100 रुपए में उससे कम चीजें मिल रही हैं। तो इसी को हम लोग महंगाई कहते हैं। आप समझने के हिसाब से टेक्निकल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि महंगाई बढ़ने से क्या होता है? मुद्रा की जो परचेसिंग पावर है, खरीदने की जो शक्ति है, वो घट जाती है। तो जो मनी का परचेसिंग पावर है वो क्या होता है? घट जाता है। क्योंकि जो काम हम लोग 150 रुपए में पूरा बकेट भर के सामान खरीद लेते थे अब 200 रुपए लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनी का जो वैल्यू है, परचेसिंग पावर है, वो घट गया। तो इसी को कहते हैं महंगाई। अब कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण महंगाई आती है, इन्फ्लेशन आता है? तो एक है मांग पक्ष कारक और दूसरा है आपूर्ति पक्ष कारक। अचानक से किसी चीज का अगर मांग बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, तो उसका प्राइस महंगा लेना पड़ता है उसको। अगर किसी भी चीज का डिमांड बढ़ गया, मांग बढ़ गया, तो लोग क्या करेंगे? उसको महंगे दाम पे बेचेंगे। जैसे कि अगर मान के चलिए कोरोना के टाइम में सबको लगा सैनिटाइजर और मास्क बहुत ज़रूरी है, तो डिमांड बढ़ गया, और डिमांड बढ़ गया तो उस समय याद कीजिए कि क्या हुआ था कि सडनली जो सैनिटाइजर अभी 10 रुपए में मिल रहा है उस समय 500-500 रुपए मिल रहा था। तो ये सब कारण होता है जिसके कारण मांग पक्ष कारक के कारण मुद्रास्फीति आती है। जब वस्तु और सेवाओं की मांग की उपलब्धता में अधिक वृद्धि हो जाती है जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित स्मृति का क्या क्या कारण हो सकता है? तो एक होता है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। मतलब कि सरकार अचानक से खर्चा में वृद्धि भी कर देती है तो उससे भी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है जिसके कारण महंगाई आ जाती है। ऐसा समझिए कि सरकार क्या की, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी व्यय को बढ़ा दिया। अब गवर्नमेंट कब खर्च करती है? जब कोई काम कराना होता है, जन कल्याण का काम कराना होता है। अब रोड बना रही है मान के चलिए, तो रोड बनाने के लिए छड़ कंपनी मजदूर को, सीमेंट को, इसको क्या करती है? गवर्नमेंट पे करती है। अब मजदूर के पास पैसा आ गया, सीमेंट कंपनी के पास पैसा आ गया, छड़ कंपनी के पास पैसा आ गया, और जब सबके पास पैसा आ जाएगा तो ऐसे कंडीशन में वो चाहेंगे ना कि कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ा दें। तो यही कारण हो सकता है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति आती है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का परिणाम स्वरूप नागरिकों की आय में वृद्धि हो जाती है जिससे मांग में वृद्धि के कारण मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उभर कर सामने आती है। ठीक है। दूसरा है निजी निवेश में वृद्धि। जिस तरह सार्वजनिक निवेश में वृद्धि हुआ, अगर उसी तरह निजी निवेश में भी वृद्धि हो जाता तो उससे भी लोगों के पास क्या हो जाता है? पैसा आ जाता है, इनकम बढ़ जाता है जिसके कारण मांग बढ़ जाती है, और चीज़ों की मांग बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली वो महंगा दाम पे बिकना शुरू हो जाएगा। फिर तीसरा है करारोपण में कमी, यानी टैक्सेशन में अगर सरकार टैक्स घटा दी तो जब टैक्स घटा देगी तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा रह जाएगा, और पैसा ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा चीज़ खरीदेगा, और ज़्यादा सामान खरीदेगा तो उससे डिमांड बढ़ जाएगी और उसके बाद
प्राइस बढ़ जाएगा और यही कारण हो जाएगा इन्फ्लेशन का। और सबसे खतरनाक जो कारण है वो है जनसंख्या में वृद्धि। अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अगर बढ़ जाएगा तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डिमांड बढ़ेगा चीज़ों का, और डिमांड बढ़ गया तो इन्फ्लेशन आ गया। दूसरा है आपूर्ति पक्ष कारक। जब उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, जब किसी भी चीज के उत्पादन के जो लागत होते हैं अगर वो बढ़ जाती है तो उत्पादन की कीमतें बढ़ जाती है, जिससे वस्तु और सेवाएं की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इन कारणों से आपूर्ति पक्ष कारक से भी इन्फ्लेशन आती है। तो लागत में वृद्धि का क्या कारण है? मजदूरी दरों में वृद्धि। किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए मजदूर चाहिए, और मजदूर किस लिए काम करता है? तो मजदूरी के लिए। अगर मजदूरी दर में वृद्धि कर दिए तो उसके कारण जो महंगाई आ गई उसको बोलते हैं आपूर्ति पक्ष कारक। फिर है प्राकृतिक चरण, औद्योगिक संकट, यानी कि कच्चा माल में कमी या फिर साधन में कमी। ये सब भी कारण हो जाते हैं कि आपूर्ति अगर कम है किसी चीज की, अगर साधन कोई भी चीज उत्पादन कर रहे हैं उसके फैक्टर्स चाहिए, अब साधन की कमी है, अब जो चीज कम है उसको तो ऑटोमेटिकली आदमी महंगा दर पे बेचेगा। तो ये कारण भी हो सकता है आपूर्ति पक्ष कारक, जिसके कारण इन्फ्लेशन आती है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। ये भी मुद्रास्फीति महंगाई का एक पार्ट ही है। जब देश में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाए, जो सप्लाई ऑफ मनी है वो बढ़ जाती है, तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। जैसे कि हम आपको बताएं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से क्या हुआ, रोड बढ़ा रहे हैं। अब रोड बनाने के दौरान सीमेंट कंपनी को, छड़ कंपनी को, यानी रॉड कंपनी को और लेबर को पैसा दिए। अब पैसा दिए तो जो पैसा गवर्नमेंट के हाथ में था वो सबके पास चला गया। ठीक है, तो इससे जो मनी का सप्लाई है वो बढ़ गया, और मनी का सप्लाई बढ़ गया, सबके हाथ में पैसा आ गया, तो वो चीज़ों को ज़्यादा खरीदेंगे। अब जब चीज़ों के ज़्यादा खरीदेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, तो उनसे जो इन्फ्लेशन आता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसको टेक्निकल वर्ड में ऐसे बोल सकते हैं कि जब मनी सप्लाई इज डायरेक्टली और इन्फ्लेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। मान लीजिए कि एक देश की सरकार ने निर्णय लिया कि वह अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक मुद्रा छापेगी। सरकार ने बाजार में 1 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त मुद्रा जारी की। इस अतिरिक्त मुद्रा के कारण लोगों के पास अधिक पैसा आ गया, जिससे उनकी खरीदारी की शक्ति बढ़ गई। अब लोग अधिक वस्तु और सेवा खरीदेंगे, जिससे मांग में अचानक वृद्धि हुई, और अचानक वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ गई। यह है इन्फ्लेशन का कारण। ठीक है, गति के आधार पर मुद्रास्फीति को कितने टाइप्स होते हैं? तो इसके 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, एक होती है चलती हुई, एक होती है दौड़ती हुई, और एक होती है सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला भाग है वो है कि मुद्रास्फीति का प्रभाव। एग्जाम में आपसे इसी से सवाल पूछता है। तो विभिन्न वर्गों पे इसका क्या क्या प्रभाव है इसको देख लेंगे। तो पहला है उत्पादक वर्ग। मुद्रास्फीति यानी जब महंगाई आती है तो जो उत्पादक वर्ग है, जो किसी भी चीज का उत्पादन कर रहा है, उसको प्रॉफिट होता है। अब देखिए, मुद्रास्फीति की स्थिति में उत्पादक वर्गों को लाभ होता है, जिसमें किसान, व्यापारी, उद्योगपति और पूंजीपति आते हैं। अब मान के चलिए कि कोई भी किसान किसी भी चीज का उत्पादन कर रहा है। अब किसी भी चीज का उत्पादन करेगा और उसका दाम बढ़ा हुआ उसको मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, भले वो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, किसान को तो फायदा हो जाएगा कि चीज उसका महंगा दाम पे बिक रहा है। तो यही कहने का मतलब है कि उत्पादक वर्ग को हमेशा मुद्रास्फीति का लाभ होता है। दूसरा है उपभोक्ता वर्ग, यानी कंज्यूमर को क्या होता है? तो कंज्यूमर को जो चीज महंगा मिल रहा है उसके लिए तो नुकसानदेह हो। तो उपभोक्ता वर्ग को इन्फ्लेशन के कारण हानि का सामना करना पड़ता है। अब ये बेचने वाला है उत्पादक वर्ग, तो मुद्रास्फीति के कारण चीजें महंगी दर पे बिक रही हैं तो इसको लाभ हो रहा है। और ये जो कंज्यूमर जो चीजों को खरीद रहा है महंगी दर पे, तो इसके लिए तो अच्छा नहीं है, तो ये
इसके लिए हानि का प्रभाव है। फिर है निवेशक वर्ग। तो याद रखना है कि जो शेयर धारक है उसके लिए मुद्रास्फीति यानी महंगाई अच्छी है, और जो बॉन्ड धारक है उसके लिए अच्छी नहीं है, वो उसके लिए हानिकारक है। जैसे मान के चलिए जो भी शेयर धारक है, शेयर होल्डर्स है, अगर किसी भी एक शेयर को अगर 400 रुपये में खरीदता है और महंगाई के कारण वही शेयर का वैल्यू 600 हो जाता है, तो उसको प्रॉफिट होगा ना, तो उसके लिए लाभदायक है। और बॉन्ड धारक के लिए जस्ट इसका उल्टा हानि है, हानि होगी। फिर है श्रमिक तथा वेतन भोगी वर्ग। तो इस स्थिति में जो दैनिक श्रमिक और मासिक वेतन भोगी वाले लोग होते हैं, जिनकी आय स्थिर होती है, जब देश में मुद्रास्फीति आती तो इस स्थिति में इन लोगों को अधिक प्रभावित करता है, अर्थात इन्हें अधिक हानि का सामना करना पड़ता है। मान के चलिए कि एक लेबर को 10,000 रुपया प्रति मंथ सैलरी मिलता, ठीक है, इसी में यह अपना भरण पोषण कर रहा। अब मुद्रास्फीति आई, उस समय भी उसकी सैलरी फिक्स है 10,000 रुपया पर मंथ, लेकिन सब चीज़ों के दाम बढ़ गए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उसको हानि होगी, क्योंकि जो काम 10,000 में उसका बन जाता था अब हो सकता है 10,000 में नहीं बने। तो ऐसे कंडीशन में जो श्रमिक वर्ग होते हैं उनको हानि का सामना करना पड़ता है, जो निश्चित आय वाले लोग होते हैं। लेकिन जो परिवर्तित आय वाले लोग होंगे, जिनका इनकम चेंज होते रहता है, उनको प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि मान के चलिए जिनका इनकम चेंज होता है, अब अगर इनकम चेंज हो रहा है उसका, तो जाहिर सा बात है इन्फ्लेशन आएगी, महंगाई आएगी, तो बोलेगा हमको थोड़ा ज़्यादा पैसा दो, इतना पैसा में मेरा काम नहीं चलता। तो ऐसे कंडीशन में ये लोग को लाभ हो सकता है। लेकिन जो निश्चित आय वाले लोग होते हैं, निश्चित आय वाले श्रमिक या वेतन भोगी होते हैं, उनको तो हानि होगा। फिर इधर है ऋणी और ऋणदाता को। जब मुद्रास्फीति आती है तो जो ऋण देता है उसको हानि होती है, और जो ऋण लेता है उसको लाभ होता है। यानी कि जो ऋण लिया, जो ऋणी है, जो ऋणी है 10 साल पहले समझ लीजिए 1,000 रुपये लिया, ठीक है, अब इन्फ्लेशन के कारण 10 साल बाद 1,000 का वही वैल्यू है, वैल्यू घट गया ना। अब जब मुद्रास्फीति आती है तो जो 1,000 का वैल्यू था वो घट गया, और इसी कारण जो ऋणी वर्ग है उसको तो लाभ हो गया। लेकिन जो पैसा दिया है, अब 10 साल पहले 1,000 का जो वैल्यू था आज वो वैल्यू है नहीं है, तो ऋणदाता को क्या होगा, जो ऋण दिया है, देता है, उसको तो हानि होगी। तो ऐसे कंडीशन में ऋणी को लाभ होता है और ऋणदाता को हानि होती है। फिर है आर्थिक प्रभाव। आय का असमान वितरण। जब समाज में संपत्ति और आय का एक जैसा वितरण नहीं होता है तो मुद्रास्फीति में अमीर लोग और अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं। जब देश में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में जब इन्फ्लेशन आता है तो अमीर लोग और अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं। मुद्रा में विश्वास। जब देश में मुद्रास्फीति आती है, महंगाई आती है, तो ऐसे कंडीशन में मुद्रा में लोगों का विश्वास कम हो जाता है। कर में वृद्धि। जब देश में मुद्रास्फीति हो तो सरकार के द्वारा करों में वृद्धि किया जाता है। उस कर के अंतर्गत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों करों में वृद्धि किया जाता है, जिसके कारण उपभोक्ता को सबसे अधिक कर का भार उठाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब कारण है मुद्रास्फीति के, ये सब भोगी हैं। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। जब सरकार की सार्वजनिक ऋण में वृद्धि कैसे होती है, जब आय की अपेक्षा खर्च ज़्यादा है। अब आय से ज़्यादा खर्च है, तो खर्च को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लोन ले लेते हैं। अब लोन लेंगे तो इसमें क्या होगा, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि होगी। तब जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ठीक है, अब आपका 100 इनकम है और खर्चा देश का 110 रुपया है, मतलब अगर सर देश का 100 रुपया इनकम और 110 रुपया खर्चा है, तो 10 रुपया ज़्यादा खर्चा करना है, तो उसके लिए क्या लेगा, लोन। क्योंकि क्या है, चीज़ें महंगी हैं। अब लोन लेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि होगी। फिर मुद्रास्फीति के समय विदेशी व्यापार संतुलन में नहीं रहता।
अब कुछ अन्य प्रभाव हैं, जैसे नैतिक प्रभाव। जब देश में मुद्रास्फीति पाई जाती है तो इस स्थिति में चोर बाजारी घूसखोरी आदि सब बढ़ जाती है। तो ये एक नैतिक प्रभाव है। और राजनीतिक प्रभाव क्या है? सरकार के प्रति जनता का विश्वास खत्म हो जाता है। तो ये सारे प्रभाव थे, ये सारे इफेक्ट थे, मुद्रास्फीति के इतने सारे इफेक्ट्स होते हैं। होप सो आपको समझ में आया।